नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। 4 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे प्रयागराज से, जहां पर अतीक अहमद की हत्या का बदला लेने की धमकी इस वक्त दी गई है। हत्या का बदला लेने की धमकी देने पर फिलहाल केस दर्ज कर लिया गया है। प्रयागराज के साइबर क्राइम थाने में यह एफआईआर दर्ज की गई है। एडीजी कानून व्यवस्था के आदेश पर एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें कि ट्विटर हैंडल द सज्जाद मुगल से ये ट्वीट अपलोड किया गया और इस ट्वीट में लिखा है कि अभी नस्ल खत्म नहीं हुई है, अतीक का ये बेटा अली अभी जिंदा है। इंशाअल्लाह हालत, वक्त और सत्ता बदलेगी, फिर हिसाब से पूरा लिया जाएगा। ट्वीट के साथ अतीक के बेटा अली अहमद की भी फोटो ट्वीट की गई है। वहीं पुलिस ने अपने तरफ से फिलहाल इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अतीक अहमद की जिस तरीके से हत्या की गई थी उसके बाद में अब ये ट्वीट सामने आया जिसमें धमकी दी गई है और कहा जा रहा है कि हर एक चीज का हिसाब लिया जाएगा। और इस ट्वीट में अतीक के बेटे अली अहमद की फोटो भी ट्वीट की गई है। इस पर अधिक जानकारी देने के लिए संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। नीलेश, क्या कुछ ताजा अपडेट है? देखिए, ये धमकी दी गई है जिसको लेकर के एफआईआर भी इस वक्त दर्ज कर ली गई है। हैंडल का एक अकाउंट है सज्जाद मुगल, जिसके नाम से ट्वीट किया गया है। ट्वीट करके धमकी देते हुए कहा गया है कि अतीक और अशरफ से एक ट्वीट किया गया है और ट्वीट करके धमकी देते हुए कहा गया है कि अतीक और अशरफ के न रहने के बाद उनका जो बेटा है अली, वो कहीं ना कहीं जब सत्ता परिवर्तन होगा और उसके बाद एक बार फिर प्रयागराज में अतीक और उसके बेटे का नाम गूंजता हुआ नजर आएगा। दूसरी ओर अगर हम अली की बात करें तो अली को रिमांड पर लेने के लिए पुलिस तैयारी कर रही है कि अली को रिमांड पर लेकर उमेशपाल हत्याकांड से जुड़े हुए और भी जो तार हैं उनको सुलझाने का काम किया जाएगा। उसके अलावा अगर हम दूसरी जगह की बात करें तो जिस तरीके से प्रयागराज में ये माहौल खराब करने की कोशिश की गई, उसके बाद स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार के निर्देश के बाद साइबर क्राइम थाने में एक मुकदमा दर्ज किया गया और मुकदमा दर्ज करने के बाद पूरे प्रकरण को गंभीरता से लिया गया है, क्योंकि इस तरीके के अगर ट्वीट सोशल मीडिया के माध्यम से होते हैं तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम जनपदों में माहौल खराब हो सकता है। उसको लेकर एक अलग से निगरानी टीम बनाई गई है जो लगातार सोशल मीडिया के ऐसे जो अकाउंट है जो माहौल खराब करने की कोशिश कर सकते हैं उनमें जो है वो नजरें बनाए हुए हैं। अब देखना होगा कि जो सज्जाद मुगल के नाम से अकाउंट है उसके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्योंकि ये एक गंभीर प्रकरण है जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। जी नीलेश, आपसे जानना चाहेंगे कि इस ट्वीट को लेकर क्या अभी तक कुछ जानकारी उपलब्ध हो पाई है कि आखिर कौन किस व्यक्ति के अकाउंट के से ये ट्वीट किया गया है या किस आईपी एड्रेस से ये ट्वीट किया गया है? देखिए, बिल्कुल द सज्जाद मुगल के नाम से जो अकाउंट है उसकी ट्रैकिंग के लिए तमाम टीमें लगाई गई हैं और आईपी एड्रेस ट्रेस किया जा रहा है कि कौन वो व्यक्ति है जिसने माहौल ख़राब करने का काम किया है और ऐसे व्यक्ति को तुरंत चिन्हित करने के बाद उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए ताकि दूसरे जो लोग हैं इस तरीके से माहौल बिगाड़ना चाहते हैं उनको एक संदेश देने का काम किया जाए। हालांकि अभी तक अकाउंट किसका है, कहाँ से ट्वीट किया गया है, क्या मोबाइल से लॉगिन था या कंप्यूटर सिस्टम से लॉगिन था या फिर लैपटॉप से लॉगिन करके इस तरीके का ट्वीट किया गया है, देखना होगा कि द सज्जाद मुगल अकाउंट संचालित करने वाला व्यक्ति कौन है। क्या वो उत्तर प्रदेश प्रयागराज का रहने वाला है, उत्तर प्रदेश के किसी अन्य जनपद का है या उत्तर प्रदेश के बाहर का रहने वाला है? फिलहाल ये प्रकरण गंभीर है, इसको लेकर पुलिस लगातार पड़ताल कर रही है। द सज्जाद मुगल जिस ट्विटर अकाउंट से ये ट्वीट किया गया है, क्या इससे पहले भी इस प्रकार के अन्य ट्वीट सामने आए हैं? क्या हुआ था? चलिए ठीक है, अभी हमारा संपर्क उनसे टूट गया है, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको लगातार बता रहे हैं कि अब इस पूरे मामले में साइबर क्राइम की तरफ से एफआईआर दर्ज कर ली गई है और अब छानबीन की जाएगी कि आखिर ये ट्विटर का जो अकाउंट है ये कहां से इस वक्त हैंडल किया जा रहा है, किस आईपी एड्रेस से ये हैंडल किया जा रहा है, कहां से ये ट्वीट किया गया, इसका आखिर अतीक अहमद से क्या कनेक्शन है। ये पूरे मामले में फिलहाल अब जांच की जाएगी साइबर पुलिस की तरफ से। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जो ये इस वक्त धमकी दी गई जिसमें कहा जा रहा है कि इंशाअल्लाह हालात, वक्त और सत्ता सब बदलेगा। नीलेश हमारे साथ में एक बार फिर से जुड़ गए हैं। नीलेश, मेरा सवाल यह है आपसे कि जिस ट्विटर अकाउंट से ये ट्वीट किया गया है, क्या इससे पहले भी इस तरीके के या कोई अन्य ट्वीट इस अकाउंट से किए गए हैं? देखिए, अकाउंट के बारे में पूरी जानकारी जो साइबर क्राइम टीम है वो जुटाने में जुटी हुई है। हालांकि जिस तरीके से ये ट्वीट किया गया है उससे ये साफ होता है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को चुनौती देने का काम किया गया है, माहौल बिगाड़ने का काम किया गया। जिस तरीके से ट्वीट में लिखा गया है कि इंशाअल्लाह हालत, वक्त और सत्ता बदलेगी, उसके बाद हिसाब लिया जाएगा।
जिससे ये साफ होता है कि वो पुलिस को कहीं ना कहीं चुनौती दे रहा है, या फिर अतीक के लिए जो है उसके दिल में कुछ ऐसा माहौल है कि वो अतीक के पक्ष में बोलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अतीक और अशरफ के बारे में जग जाहिर है कि कैसे जनता को उसने परेशान किया, कैसे जनता को उसने निशाना बनाया, जनता की जमीनें हड़पी। उसके बावजूद द सज्जाद मुगल नाम का जो अकाउंट है उससे इस तरीके का ट्वीट किया जाता है। अब देखना होगा कि इस पूरे प्रकरण में क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्योंकि जिस तरीके से ये माहौल बनाया गया, इससे पहले हालांकि देखा गया कि अतीक और अशरफ के कब्र पर तिरंगे का अपमान किया गया था, उस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की थी और कांग्रेस पार्टी के वो नेता थे, कांग्रेस पार्टी से उनको निष्कासित किया गया है। तो ऐसे में अब जो ये द सज्जाद मुगल अकाउंट है, इसके अकाउंट होल्डर के ऊपर किस तरीके से कार्रवाई होती है, फिलहाल देखने वाली बात होगी। क्या पुलिस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने आई है इस ट्विटर अकाउंट को लेकर के कि पुलिस किस तरीके से कार्रवाई कर रही है? देखिए, बिल्कुल प्रयागराज पुलिस की तरफ से साफ तौर पे कहा गया है कि इस तरीके का माहौल बिगाड़ने वाले लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और साइबर क्राइम की टीमें लगाई गई हैं जो लगातार आईपी एड्रेस को ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही आईपी एड्रेस ट्रेस होगा उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा और गिरफ्तार करने के बाद जो उचित धाराएं हैं उन धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अतीक और अशरफ के मर्डर के बाद देखा गया था कि प्रयागराज में इंटरनेट पर बैन लगाया गया था और 3 दिन तक इंटरनेट पूरी तरीके से बाधित रहा था, ताकि प्रयागराज के अंदर माहौल खराब करने वाले लोग जो होते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलाते हैं, ऐसे लोगों पर लगाम लगाई जा सके। उसके बाद स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार ने पूरे घटना का संज्ञान लिया था और संज्ञान लेते ही उन्होंने निगरानी टीम एक बनाई थी जो सोशल मीडिया पर ऐसे अकाउंट पर नजर बनाए रखेगी जो उत्तर प्रदेश के अंदर समाज विरोधी या देश विरोधी या कह सकते हैं कि अपराधियों के पक्ष में जो ट्वीट और सोशल मीडिया पोस्ट करने वाले अकाउंट हैं उन पर नजर रखी जाए, ताकि जैसे ही उनके तरफ से कोई ट्वीट किया जाए तत्काल प्रभाव से उन ट्वीटों को रोका जाए और साथ ही साथ ट्वीट करने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए। तो फिलहाल इस पर कई टीमें काम कर रही हैं और जल्द ही इस पूरे प्रकरण का भी खुलासा होगा। क्या इस ट्विटर अकाउंट से कोई अन्य ट्वीट भी किया गया है इससे पहले, इस बारे में कोई जानकारी? देखिए, इस ट्वीट के माध्यम से कई ट्वीट और किए गए हैं। हालांकि वो अतीक और अशरफ के मर्डर केस से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से इसके अन्य ट्वीट हैं उससे ये साफ होता है कि कहीं ना कहीं ये जल्दी अकाउंट को क्रिएट किया गया, उसके बाद इस तरीके का जो ट्वीट है वो करके माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। अब देखना होगा कि द सज्जाद मुगल अकाउंट का संचालक कौन है और कब से इस अकाउंट को चलाया जा रहा है, कि क्या कुछ और इससे पूर्व में ऐसे ट्वीट किए गए हैं जिससे उत्तर प्रदेश और देश के अंदर माहौल खराब हो सकता था। उन तमाम चीजों पर जो है साइबर एक्सपर्ट जो है वो लगे हुए हैं और पुराने ट्वीट को खंगाला जा रहा है, डिलीट किए हुए ट्वीटों को भी रिकवर करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर कौन कौन से ऐसे ट्वीट थे जो किए गए हैं और किन किन लोगों को ये फॉलो करता है। तो लगातार इस पर जो है प्रयागराज पुलिस हो, उत्तर प्रदेश पुलिस हो, साइबर क्राइम पुलिस हो, वो नजरें बनाए हुए और खास तौर पर साइबर एक्सपर्टों को लगाया गया है ताकि इस पूरे प्रकरण के ऊपर से पर्दा हटाया जा सके। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। और इसी के साथ चलिए 4 के चक्रव्यूह में अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं दिल्ली से, जहां पर कम नहीं हो रही है पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 14 दिन के लिए मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत और ज्यादा बढ़ा दी गई है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 14 दिन के लिए मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत और बढ़ा दी गई है। इस वक्त 23 मई तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे मनीष सिसोदिया, जहां कोर्ट से निकलते वक्त मनीष सिसोदिया ने कहा कि पटपड़गंज में काम करते रहेंगे। ईडी मामले में मनीष सिसोदिया की कोर्ट में पेशी हुई। राउस एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया पेश हुए हैं। आपका नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता पीयूष तिवारी जुड़ गए। पीयूष, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहे मनीष सिसोदिया की। निश्चित रूप से मैं बात करता आबकारी से जुड़े मामले में आज राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई है और लगातार राउस एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया की ओर से याचिकाएं डाली जा रही है, गुहार लगाई जा रही है, उन्हें जो जमानत है वो कहीं न कहीं मिल जाए। और आज भी राउस एवेन्यू कोर्ट में पूरी तरीके से सुनवाई हुई, तमाम दलीलें पेश की गई मनीष सिसोदिया की ओर से भी और ईडी की तरफ से भी अगर हम बात करें तो। लेकिन कहीं न कहीं आज की राहत नहीं मिली और राउस एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 23 मई तक बढ़ा दिया है। इसके साथ ही जब मनीष सिसोदिया कोर्ट से बाहर निकल रहे थे तब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि पटपड़गंज में वो काम करते रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन कोई भी काम विकास का जो है वो रुकेगा नहीं। तो निश्चित रूप से मनीष सिसोदिया आज किसी थोड़ा बहुत मीडिया से बातचीत उन्होंने जरूर की है, निकलते वक्त उन्होंने 4 शब्द जरूर बोले हैं, लेकिन जिस तरीके से मनीष सिसोदिया के लगातार याचिकाएं डाली जा रही है या यूँ कहें कि राहत की उम्मीद की जा रही है, चाहे राउस एवेन्यू कोर्ट में बात करें या दिल्ली हाई कोर्ट में बात
ईडी और सीबीआई कार्रवाई कर रही है और ईडी और सीबीआई की ओर से दलीलें जो राउंड कोर्ट में दी जा रही है। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूरे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें फिलहाल कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। ऐसे में अब राउंड कोर्ट में पूरे मामले की सुनवाई भी कहीं ना कहीं 23 मई को संभवतः होगी, क्योंकि जो न्यायिक हिरासत है वो 23 मई तक बढ़ाया गया है मनीष सिसोदिया का। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए पीयूष। और इसी के साथ अगली खबर का रुख करेंगे दिल्ली से, जहां पर बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई के मामले में रिहाई के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अब नोटिस जारी कर दिया है। बिहार सरकार और आनंद मोहन को यह नोटिस जारी किया गया है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2 हफ्ते में जवाब देना होगा। बिहार सरकार से रिहाई से जुड़ा हुआ रिकॉर्ड देने को लिए कहा गया है। दिवंगत आईएएस जी कृष्णैया की पत्नी ने यह याचिका दाखिल की है। तो जिस तरीके से जेल की नियमावली में बदलाव करके आनंद मोहन की रिहाई कराई गई, उम्र कैद की सजा थी, लेकिन उससे वो सजा पूरी हो उससे पहले ही ये रिहाई करा दी गई जेल नियमावली में बदलाव करके, और अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। पीयूष तिवारी हमारे साथ बने हुए लगातार फोनलाइन पर। पीयूष, क्या कुछ अपडेट है आपके पास में? रिहाई के ये पूरा मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, 2 हफ्ते में जवाब देने की बात कही है। देखिए, अगर बात करें बिहार के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन के रिहाई के खिलाफ आज जो दिवंगत आईएएस ने उनकी पत्नी जी कृष्णैया की जो उनकी पत्नी है जी कृष्णैया की, उन्होंने याचिका डाला हुआ था और जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने बिहार सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और इसके साथ ही आनंद मोहन को भी नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते में सभी पक्षकारों को अपना जवाब दाखिल करने को कहा है, साथ ही बिहार सरकार से भी रिकॉर्ड देने को कहा है। इस पूरे मामले में अब सुप्रीम कोर्ट जब पूरा जवाब जब दाखिल हो जाएगा, क्योंकि आईएएस की जो पत्नी है कृष्णैया की पत्नी है उनकी ओर याचिका डाली गई थी, तो निश्चित रूप से देखना होगा कि अगली सुनवाई में जब 2 हफ्ते बाद सुनवाई होगी पूरे मामले में, तो खासतौर पे केंद्र सरकार की ओर से, बिहार सरकार की ओर से और खासतौर पर जिनकी रिहाई हुई है जो पूर्व सांसद है आनंद मोहन, उनकी ओर से क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया जाता है। क्योंकि पूरे मामले की अगर हम बात करें तो आनंद मोहन की रिहाई और बिहार सरकार के द्वारा जो बिल अधिनियम बदलने के खिलाफ जो याचिका है वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है। फिर अगर दिवंगत आईएएस अधिकारी थे उनकी पत्नी की ओर से याचिका डाली गई थी, इसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि कई कैदियों को इसमें रिहा किया गया है इस पूरे मामले में, और इसमें आनंद मोहन का भी नाम है और नियम के तहत आने के बाद कहीं ना कहीं तमाम बातें उसमें इसी याचिका में कही गई थी। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई हुई है और पूरे इस मामले में 2 हफ्ते बाद सभी पक्षकारों का पक्ष जानने के बाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए एक चुनावी रैली की, जहां उन्होंने कहा कि सड़कों का तेजी से निर्माण हो रहा है, पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत का विकास हो रहा है। आज लोगों को अपना खुद का घर मिल रहा है, विंध्यवासिनी धाम का निर्माण हो रहा है। पिछले 9 साल में भारत की तस्वीर बदली, आज माफिया सीना तान कर नहीं चल सकता है। तो ये तमाम बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही गई, और क्या कुछ कहा उन्होंने आपको सुनवाते हैं। नगर निकाय चुनाव के द्वितीय चरण में कल सायंकाल प्रचार बंद हो जाएगा। भाइयों बहनों, देश के सबसे अधिक नगर निकाय 762 नगर निकायों के लिए, जिसमें लगभग 6 करोड़ से अधिक की आबादी निवास करती है, तो इस समय चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। ये चुनाव नगरीय जीवन को हम कैसा बनाना चाहते हैं, नगरीय जीवन में लोगों को बुनियादी सुविधाएं कैसे मिलनी चाहिए, उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए क्या प्रयास होना चाहिए, इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रख करके भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में एक बार फिर से जनता जनार्दन के सामने है। 9 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वैश्विक मंच पर बढ़ती हुई भारत की प्रतिष्ठा को देखा है। भाइयों बहनों, आज दुनिया में भारत के बारे में धारणा बदली है। भारत को लोग आज सम्मान की निगाहों से देखते हैं। भारत आज
वैश्विक लीडर के रूप में अपनी एक नई प्रतिष्ठा को बनाने में सफल हुआ है। इसका कारण है प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व, जिन्होंने प्रत्येक क्षेत्र में भारत को आगे बढ़ाने के लिए पिछले 9 वर्ष के दौरान जो प्रयास किए हैं, आज उसका परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। आप याद करिए, जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, वहीं बाराबंकी के अलावा मिर्जापुर से 96 में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। आपको बता दें कि 96 में 10 मई को विधानसभा उपचुनाव है। वहीं पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री का। वहां पर चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नजर आए और कहा कि 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन की सुविधा दी गई, लोगों को फ्री वैक्सीन की सुविधा भी दी गई। हमारी सरकार में मिर्जापुर की नई पहचान बनी, हर घर में शुद्ध जल पहुंचाने का काम कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार में विकास का काम तेजी से हो रहा है। दुनिया को भारत से बहुत उम्मीदें हैं। मिर्जापुर में कॉरिडोर का निर्माण भी हो रहा है। हमारी सरकार ने आस्था का सम्मान किया है। हाईवे, एयरपोर्ट से यूपी का विकास हुआ है। आवास, शौचालय, रसोई गैस, बिजली, सड़क से सौगात दी गई सरकार की तरफ से। पिछली सरकार ने यहाँ के लोगों को प्यासा छोड़ दिया था। हमारी सरकार ने चेहरा जाति देखकर काम नहीं किया। पिछली सरकार युवाओं के हाथों में तमंचा थमाती थी, आज हमारी सरकार युवाओं को टैबलेट दे रही है। मिर्जापुर, सोनभद्र के संसाधनों पर पिछली सरकारों ने डकैती डाली। पहली लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती थीं, शोहदों का आतंक था। तो ये तमाम बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से आज कही गई हैं। वहीं बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने निकाय चुनाव माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता को माफिया घोषित होने के साथ ही पहलवानों को लेकर भी बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश में हाल ही में निकाय के पहले चरण का चुनाव संपन्न हुआ है, दूसरे चरण के चुनाव होने वाले हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता जी हैं। सर, दूसरे चरण को लेकर भारतीय जनता पार्टी की किस तरीके से तैयारियां है, क्या कुछ उम्मीदें हैं खासतौर पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो एक चुनाव लड़ती है, दूसरे चुनाव में कार्यकर्ता निरंतर लगे ही रहते हैं। और नगर पालिका, नगर निकाय, नगर निगम के जो चुनाव उत्तर प्रदेश में, हम सारी की सारी सीटें जीतने वाले हैं। इसमें कहीं विपक्ष का कोई खाता भी नहीं खुलने वाला है। शाइस्ता परवीन को माफिया घोषित कर दिया गया है, क्या कहेंगे आप? अब जब उनका परिवार माफिया था तो किसी को माफिया घोषित कर देना कोई अचंभव की बात तो है नहीं। और माफिया थे तो माफिया है। जंतर मंतर पर पिछले कई दिनों से पहलवान प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम राजनीतिक नेताओं और संगठनों का समर्थन भी मिल रहा है। हालांकि राजनीतिक बयानबाजी भी कई नेता यहां पे कर जा रहे हैं। आज तमाम किसान पहुंचे हुए थे अलग अलग जगहों से, और कहीं ना कहीं बैरिकेटिंग भी तोड़ा गया, घसीटा गया और अंदर जाने की कोशिश की गई। देखिए, ये हमारे देश के खिलाड़ी हैं और इनको सुप्रीम कोर्ट, देश की सर्वोपरि अदालत है, उस पर इनको विश्वास करना चाहिए। उस जांच जो प्रक्रिया है, जांच प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए और खिलाड़ियों के साथ राजनीतिक नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि ये खिलाड़ी हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि मुकदमा दर्ज करके इसकी जांच की जाए, तो जांच तक तो हर व्यक्ति को इंतजार करना चाहिए। अब उसमें राजनीतिक लोग अपनी रोटियां सेंकने के लिए कूद रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। केरल स्टोरी को लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि कई विपक्ष के नेताओं की अगर हम बात करें, बैन करने की बात कही जा रही है या नहीं दिखाने की बात कही जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी इसे बढ़ चढ़ कर दिखा रही है। देखिए, केरल स्टोरी को देश की जनता को, युवाओं को देखना चाहिए और बढ़ चढ़ कर देखना चाहिए कि हमारे देश में कितने बड़े पैमाने पर देश में कौन सी कृत्य किया जा रहा है, लोगों का धर्मांतरण किया जा रहा है, लोगों को लालचे दे करके। कई सारे ऐसे रैकेट पकड़े गए हैं। इस पे सरकार को बहुत सख्त कानून बनाना चाहिए और इसको पूरे देश की जनता देखे। देखने से हमें महसूस होगा कि हमारे देश में चल क्या रहा है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता, जिन्होंने न्यूज वन इंडिया से तमाम सारे विषयों पर बातचीत की। इसके साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। और अगली महत्वपूर्ण खबर नोएडा से, जहां पर न्यूज वन इंडिया की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। न्यूज वन इंडिया पर खबर चलने के बाद पुलिस अधिकारियों ने तुरंत ही संज्ञान लिया। लॉजिक्स मॉल में गुंडागर्दी करने वाले सिक्योरिटी गार्ड्स पर पुलिस का एक्शन अब देखने को मिला है।
गुंडागर्दी करने पर पुलिस ने 3 सिक्योरिटी गार्ड्स को गिरफ्तार किया है, जिसमें अजीत, प्रियांशु और मनोज को पुलिस ने गिरफ्तार किया। नोएडा के लॉजिक्स मॉल में सिक्योरिटी गार्ड ने गुंडागर्दी की थी और न्यूज 1 इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। वीडियो भी हम आपको दिखा रहे थे। मीडिया पर आज सुबह से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लॉजिक्स मॉल के बाहर कुछ गार्ड एक व्यक्ति को मारते हुए नजर आ रहे हैं। जांच कर ये पाया गया कि जो व्यक्ति है जिसे मारा गया है वह मॉल के अंदर एक माचिस लेके जा रहा था और गार्ड ने जब मना किया तो आपस में कुछ बहसा बहसी हो गई। व्यक्ति द्वारा कुछ रजिस्टर को फाड़ा गया, जिसके उपरांत कुछ गार्ड ने उनके साथ मारपीट करी। वह 2 गार्ड जो मारपीट करते नजर आ रहे हैं, प्रियांशु और मनोज, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मीडिया पर अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा हमारे से जुड़ गए। निशांत, क्या कुछ ताजा अपडेट है? देखिए, ये पूरी खबर सामने आई थी और इस खबर को न्यूज इंडिया ने प्रमुखता के साथ दिखाया, जिसके बाद में बड़ी कार्रवाई भी पुलिस की तरफ से की गई और 3 सिक्योरिटी गार्ड्स को गिरफ्तार किया गया। जी बिल्कुल, न्यूज 1 इंडिया ने सबसे पहले खबर को इसको दिखाया और प्रमुखता से खबर दिखाने के बाद पुलिस के अधिकारियों ने संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद जो वायरल वीडियो थी, जिस तरीके से देखा जाए, सिक्योरिटी गार्ड ने एक युवक को पीटा था, सिर्फ एंट्री न होने को लेकर ये विवाद हुआ और जिसके बाद सिक्योरिटी गार्डों ने बुरी तरीके से उसे पीटा। हालांकि हमने सबसे पहले दिखाया और जिसके बाद अधिकारियों ने इस मामले में पूरे तरह से एक्शन लिया, जिसमें 3 सिक्योरिटी गार्डों को गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और साफ तौर पर नोएडा पुलिस ने अपना जो तत्परता दिखाकर तीनों गार्डों के खिलाफ कार्रवाई की है। जी निशांत, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या था, एक बार हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, जो लॉजिक्स मॉल है, लॉजिक्स मॉल में एक युवक एंट्री करने गया था। उस एंट्री के दौरान में चेकिंग के दौरान उसकी जेब में माचिस मिलती है और माचिस के दौरान गार्ड उसे अंदर जाने से मना करते हैं। हालांकि जब वो बाहर आ जाता है तो वहाँ गार्ड से बात करता है कि माचिस किसने रोका, किसकी चेकिंग में, तो उसी लेकर कहासुनी आपस में हो जाती है और जिसके बाद उसके साथ हाथापाई कर देते हैं गार्ड भारी संख्या में और जिसके बाद जो है ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होती है। हालांकि न्यूज 1 इंडिया ने इसको प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद 3 सिक्योरिटी गार्डों को अरेस्ट किया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और ये भी बताया जा रहा है कि और जो सिक्योरिटी गार्ड है उनकी भी तलाश की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निशांत, तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। वहीं प्रदेश में निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर झोंक दी है, जहां एक तरफ विपक्षी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं, तो वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी के गौरीगंज में मेगा रोड शो किया। बताया जा रहा है कि बीजेपी प्रत्याशी को समर्थन देने के लिए स्मृति ईरानी के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ भी पहुंचे। इस दौरान हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के मेगा रोड शो में 4 चांद लगाने आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव भी पहुंचे। इस दौरान वो विपक्षी पार्टियों पर जमकर गरजे। उन्होंने माफियाओं पर गीत गाते हुए तंज भी कसा। अगली महत्वपूर्ण खबर है बलिया से, जहां पर निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाई, तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी संत कुमार गुप्ता डोर टू डोर प्रचार में जुटे हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी प्रत्याशी संत कुमार गुप्ता के प्रचार में निकले ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को एक कार्यकर्ता ने तराजू पर सिक्कों से तोलकर स्वागत किया। इस दौरान ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने कार्यकर्ताओं का आभार जताया और तोले गए सिक्कों को हनुमान मंदिर में खर्च करने की बात कही। और 4 के चक्रव्यूह में अब अगली खबर है आगरा से, जहां पर भ्रष्ट बाबू के खिलाफ कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। रसूख के चलते भ्रष्ट बाबू पर नहीं हो रही है कोई भी कार्रवाई। शिक्षा विभाग के कर्मचारियों ने बाबू की शिकायत की है और बाबू ने रसूख के चलते आचार संहिता में करवाया था ट्रांसफर। बाबू का बदसलूकी और गाली देते हुए का ऑडियो भी जमकर वायरल हुआ है। बीएसए आगरा और पंडित जाति को गाली दे रहे हैं ये बाबू। करोड़ों रुपए कमाने की रणनीति के बारे में भी तमाम जानकारी दे रहे हैं जनाब। कर्मचारियों ने डीएम और सीडीओ आगरा से इसकी शिकायत भी की थी और बाबू ने शिकायत करने वाले कर्मचारियों का ट्रांसफर भी करवा दिया था। शिक्षा विभाग के अधिकारी के भ्रष्ट बाबू पर जमकर कृपा कहीं ना कहीं इस दौरान अब ऐसे में देखने को मिल रही है। वायरल ऑडियो सामने आने के बावजूद भी कोई कार्रवाई इन जनाब पर नहीं हो रही।
और चलिए अब आपको भ्रष्ट बाबू और आगरा बीएसए का एक ऑडियो सुनाते हैं जो इस वक्त वायरल हो रहा है। और जैसे अनुराग भैया की व्यवस्था में बना दी है यहाँ पे निश्चय पीछा मैंने दे जाने का शुरू कर दिया। बीएसए तो पंडित कैसे कैसे खेच रहा हूँ गाड़ी मुझे पता। अरे पंडित ना पंडित बताइए खटारा पंडित कितने आए बताइए बताओ ना मुझे मौका ना मिल लो कितने पंडित दादा ये तो मालूम है और पंडित मैंने एक चीज देखी पंडित चाहती है संभाल ले तो ये क्या की जरूरत पड़ेगी लाठी चार्ज नहीं कर करूंगा दोनों भैया चुप एक मौका तो दो अब तो दो एक मौका दो फिर नो मत किए बिनो क्या थी फिर भैया जाएंगे जराइन सिंह। और खबरों का सिलसिला न्यूज़ इंडिया पर यूं ही लगातार जारी। फिलहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। नमस्कार।